हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग बिहार पुलिस के चौथे प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे, जो कि रोशन सर द्वारा प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया और उनके सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का तरल कृमि नमूना मतलब उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये है सिंगर व निकोलसन के द्वारा किया गया। कितना ईस्वी में? तो 1972 ईस्वी में ये किया गया था। और कोशिका झिल्ली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अर्धपारगम झिल्ली के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान रखें, अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? तो किडनी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखिए, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है? तो सेकेरोमाइसेस है, इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निषेचन की क्रिया होती है तो कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, जबकि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनानास का खाने योग्य भाग है, तो वो है परितलपुंज। कौन सा? परितलपुंज है अनानास का खाने योग्य भाग। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से किसे मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं? तो वह जिंगो बाइलोबा को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बोने पौधे को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन कहते हैं। और फल को पकाने में कौन से हार्मोन का? तो एथिलीन, फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो है एथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है, ये रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? तो स्ट्रांसियम 90 के कारण होता है, ध्यान रखें। और कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होता है। कौन सा? इटाई रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। तो किसने कहा था? तो अलीवर्दी खान ने कहा था। किसने कहा था? तो अलीवर्दी खान ने कहा था। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में जो है तत्कालीन बंगाल के नवाब को हराकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी? तो किस सिख गुरु की? तो आप याद रखेंगे जो गुरु हरकिशन है, इसकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गई थी। और ये क्या थे? 8वें गुरु थे, सिखों के 8वें गुरु थे। कौन? तो गुरु हरकिशन ये सिखों के 8वें गुरु थे। इन्होंने दिल्ली है ना, इन्होंने दिल्ली मुगल दरबार में जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। इन्होंने जो है औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो जो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया गया था वह बांग्ला भाषा में किया गया था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में किया गया था। और 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का कितना? तो 1821 ईस्वी में राजा राम
मोहन राय ने इसे, है ना, संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया था वो बांग्ला भाषा में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो गठन किया था वह सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कितना ईस्वी में? तो इन्होंने 1934 ईस्वी में है ना, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करेक्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, है ना, रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कहाँ किया गया था? वह किया गया था आपको दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कब? 1928 ईस्वी में। तो आप इसको ध्यान रखें। कहाँ? तो फिरोज शाह मैत्री, है ना, कोटला मैदान में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेरिस की संधि कब हुई थी? जो पेरिस की संधि है वह कब हुई थी? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यह जो पेरिस की संधि हुई थी वो आपको याद रखना है 1783 ईस्वी में। कब हुई थी? 1783 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है, तो कहाँ से मिला था? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये मिला था धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से खेल का मैदान मिला था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे तो कौन थे वो? तो आपको ध्यान रखना है, वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने गुप्त वंशों है ना, पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, है ना, सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? तो निम्न में से कौन सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? तो ये थे शेख शिहाबुद्दीन, है ना, शेख शिहाबुद्दीन, है ना, सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। शिवाजी के शासन में जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह सर ए नौबत होता था। कौन होता था? सर ए नौबत होता था। ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? तो मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अस्थाई सेना बना रखी थी। कैसी सेना बनाए रखी? अस्थाई सेना बना रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो वह चला था योगेंद्र शुल्क पर। किस पर? योगेंद्र शुल्क पर जो है क्रांतिकारी तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये जो है दर्पण नीचे बना है, तो मतलब इसमें जो जो टॉप भाग होता है वो नीचे दिखता है, तो मतलब ये जो फिगर बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा फिगर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे ये आपका 19 हुआ, 19 गुना आप क्या करो इसको 16 + 8,
जोड़ो और ये कितना हो जाएगा 19 गुना 24। अब 19 का गुना 24 करेंगे तो आपको 912 आ जाएगा। ऐसे ही रूल हैं सारे इसके लिए। यहाँ पर है 24 गुना 12 6 18 हो जाएगा और गुना 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये गुना करके आपको हो जाएंगे तो चलिए गुना करते हैं। 18 दूना 36 हो, तो 36 गुना 24, तो ये आपको हो जाएंगे कितने, 6 चौके 24 का 4 होगा, हासिल 2 बचा, 4 त्या 12 2 14, ये हो गया। फिर 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 864 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखें, मतलब ये जो रूल है ये आपको इस तरह से चलेगा। तो 24 गुना 112 प्लस में 6 गुना 2, इस तरह से इसका रूल चलेगा, आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा कर रहा है। तो क्या है यहाँ से, तो ए से सी तो 2 की वृद्धि हो रही है, फिर बी से डी फिर 2 की वृद्धि हो रही है। हर बार यही हो रहा है। यहाँ से हम लोग 2 की वृद्धि करेंगे तो ई में 2 जोड़ेंगे तो एफ है ना, एफ जी है ना, यहाँ आ जाएगा जी। तो जी मात्र एक ही ऑप्शन में है आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे 3 लाइन है और ऐसे भी 3 लाइन है, यानी ऐसे 3 लाइन है लेकिन ऐसे 2 लाइन है, तो एक में एक लाइन ऐसे घटा है। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ऐसे 2 लाइन है, 2 लाइन है, ठीक है। यहाँ 3 था, 3 लाइन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक घट जाएगी, तो मतलब ये 2 सीधा लाइन होगा ऐसे और एक ऐसे, ये सॉरी ऐसे नहीं, ये 2 लाइन ऐसे होंगे और एक लाइन ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा इसका, यू आर नॉट श्योर है ना, तो इसका जो है जो सही क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा आर यू, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, 12th, यहाँ हो जाएगा 12th, TWELFTH 12th, यहाँ पर स्पेलिंग सही हो जाएगा। फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है आपका मैनेजर जो है ये गलत वर्ड है, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम तो इसका उल्टा शब्द देखना है, तो एसेट है ना, डेबिट का अर्थ होता है कर्ज, तो इसका उल्टा हो जाएगा एसेट है ना, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला कह रहा है क्रैक समवन है ना, समवन अप्स मीन्स मतलब टू मेक समवन लाफ। अगला क्वेश्चन है कि वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री
है ना, इमिग्रांट हो जाएगा। इमिग्रांट मतलब वो जो दूसरे देश में जाकर निवास करता है ना। लाइक व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग, अच्छा अपोजिट मीनिंग इसमें व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, तो इसका हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द सपोकेट अ नाउन, इसका हो जाएगा शन। करेक्ट, देयर इज डैश मिल्क इन द कप, तो सम मिल्क इन द कप। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वह कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है सचिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। तो किसमें कहा गया था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये कहा गया था आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों का आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह आपको अनुच्छेद 15 के 2 में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये किया गया है आपको, है ना, अनुच्छेद 47। किसमें, अनुच्छेद 47 में। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है, तो वर्ष 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपबंध किए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 10। किसमें, भाग 10 में, यानी कि अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है। निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है, तो पहला ऑप्शन है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। ये बात तो सही है, पूछा हमसे क्या है कि कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन है आपका कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है।
ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और महिलाओं के लिए प्रत्येक प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। हाँ, बिल्कुल ये सही है। अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जातियों व अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित है। हाँ, ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। तो प्रायोगिक स्तर पर जो ईवीएम का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वह 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। करे शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। करे के प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो क्या होता है इसका? तो ध्वनि की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो तो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़ कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय संचायक सेल में डैश होता है। तो क्षारीय संचायक सेल में जो होता है वह कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी डायनमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं? तो उसका ध्यान रखेंगे, नरम लोहे का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन है। अपरूप के जो होते हैं वो रासायनिक एवं भौतिक गुण। जो अपरूप होते हैं उसमें रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किसने किया था? जो ग्रहाणु परिकल्पना है यह प्रस्तुत किए थे आपको चेबरलिन और माल्टन ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि एल्बुर्ज व ज़ेग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है तो वह कौन सा पठार है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा ईरान का पठार। कौन सा पठार? ईरान का पठार। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ द नेशन कब प्रकाशित किया गया था? यह प्रकाशित किया गया था 1976 में। कब प्रकाशित किया गया था? 1976 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में
के तहत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहले मूल कारक का अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूल्य वर्धित कर वैट सबसे अंत में किस राज्य पर लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद संरचना के है ना गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये हो जाएंगे आपको कितने प्रतिशत? ये याद रखेंगे 50%। कितने? 50%। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है सभी क्वेश्चन। करा ए और बी ने क्रमशः इतना अंक प्राप्त किया और बी को 62% अंक मिले, तो ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? तो चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए को कितना मिला है? ए को मिले हैं 441 और बी को मिले हैं 558। ठीक है, यहाँ जो है तो ए का यहाँ जो है बी का दिया हुआ है, मतलब 62% का वैल्यू हो गया कितना? 558। तो हमें पूछा क्या है? ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो ये 58 हुआ, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कुल मार्क निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 558 बटे में 62 गुना में 100%। तो जब आप इसे काटोगे तो ये 9 मरतबे में कट रहे हैं, यानी कि 900 हो गया। फिर 900 आया, तो अब ए का प्रतिशत पूछा है, तो 441 बटे में 900 गुना में 100। यहाँ से 20 कटा, 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 8 9 में 81, तो 49% इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें धनात्मक से भाग देने पर शेष 2 बचे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो इसका एलसीएम देखते हैं कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है 9,900 है ना, 99,999, इसको भागा करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको भागा करते हैं, तो भागा करेंगे, फिर जो शेष आएगा वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेंगे और 2 को जोड़ देंगे। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 8 वर्षों में इतना रुपये और 10 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 10%। कितना परसेंट है? 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन कहा तो
क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ जो है इतना रुपया जो है 8 वर्ष में इतना रुपया, 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। मतलब यहाँ जो अमाउंट है वो आपको हो जाएंगे 3588 रुपया, और इस पी हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2800 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला रखेंगे, अमाउंट बटे में प्रिंसिपल बराबर में ये हो जाएंगे आपको 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर आप 2 रख दो। ये 2 वर्ष की बात हो रही ना, 8 से 10 वर्ष में। यहाँ जब ये आप काटोगे तो ये आ जाएंगे कितने, जो अमाउंट होगा इसको जब आप काटोगे तो 11/10 हो जाएगा। और इधर जो है आपको ये 1 प्लस आर बटे में क्या है 100 है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0, 2 और 4 द्वारा बनने वाली लघुत्तम और बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब इससे बनने वाली संख्याएं जो कि, तो जो बड़ी संख्या बनेगी वो 420 बनेगी, और छोटी संख्या जो बनेगी वो 204 बनेगी। ये हो गए 4, 2, 6, 624 का आपको चाहिए औसत। 624 का आप औसत निकालोगे तो 2 से भागा कर दो, 2 3 6, 2 का 2, 2 2 4, यानी कि 312 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको इसे खरीदे थे 5 में, जैसे बेच रहे हैं 7 में, तो 2 का फायदा होगा कितना, 5 में तो 1 गुना 100 हुआ तो 200, 5 से कट भी रहे तो 5 गुना 10, 20 गुना 40%, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, 40%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विनय 2 किलोमीटर घंटा की अधिक गति से चलता है तो वो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है, तो विनय की गति ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप डी बराबर एक फार्मूला याद रखोगे, क्या S1 इंटू S2 बटे में S1 है ना, S2 माइनस S1 गुना में टाइम। इस फार्मूला पे तो डी टोटल दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर चल रहे हैं, और यहाँ से आप स्पीड जो है पहला अगर आप x मानते हो तो दूसरा स्पीड x+2 हो जाएगा। इस फार्मूले पर रखकर आप बैठा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो कितना निकलेगा, तो वह इसका आंसर आपको निकल आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है सरलीकरण करने के लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको कितना, इसका आंसर आ जाएगा 4। कह रहा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 8वां हिस्सा जो है उसके कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएंगे, 12% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रदर्शित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। और वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चीन का। किसका है, चीन का। देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देहरादून और हरिद्वार कहाँ स्थित है, देहरादून और हरिद्वार स्थित है वह है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। और भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे गर्म स्थान है ना,
बीकानेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद क्या है, असत्य को मिलान करें, असत्य मिलान करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, असत्य मिलान करें। जो असत्य मिलान होगा तो वो तपोवन असत्य है ना। ये तपोवन है कहाँ, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए अगला देखिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वह है, आपको याद रखना है, इंद्रावती नदी पर है। और कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कैमूर का जो पठार है वह 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है, तो वह आपको याद रखना है, घाघरा। कौन सा नदी, घाघरा। करमय नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है, तो 78 का हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, ये महादेवी वर्मा। किसके, कौन थे, तो महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसे नई कविता का कवि नहीं माना जाता है, तो किसे नई कविता का कवि नहीं माना जाता है, ये है नागार्जुन। किसको, कौन होगा, नागार्जुन। और उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म है ना, कह रहा है कि अपने आप यह नहीं काम लूँगा, है ना, तो अपने आप यह काम सीख लूँगा, अपने आप यह काम सीख लूँगा, इसमें नीचवाचक सर्वनाम है। तो आपका कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त है। सदा एक सा रहना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाक के 3 पद, ढाक के 3 पद इसका सही आंसर हो जाएगा। और कामयाबी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, और इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इस प्रकार इस वाक्य में जो है आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, रचयिता। चलिए यहाँ, चलिए अगला है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में होता है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में होता है, ध्यान रखेंगे, माल। कौन सा, माल। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कह रहा है कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु के संबंध में सत्य है, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी जो है इसका सही हो जाएगा। टी हाफ बराबर 0.693 पेट्रोलियम, ये भी होता है। यह हमेशा एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सही। अरे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो कौन है, फ्लोरीन है। अरे फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है, तो किस धातु का, तो मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। जो विस्की बनाए जाते हैं उनमें जो है ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, उसका जो सामान्य सूत्र होता है वह आपका होता है CH
H2O3, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी सही हो जाएगा। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, सॉरी ये नहीं, डी नंबर नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, वह आपका हो जाएगा सिटी डीजल। और शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। तो शहद की जो मक्खी होती है और शहद की मक्खी के मोम में जो पाया जाता है मुख्य रूप से क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं आपको है ना मेरिसिल पॉमिटेट होती है। अगला क्वेश्चन है कि RTX RDX का रासायनिक नाम है। तो RDX का जो रासायनिक नाम है वह है साइक्लोट्राइमेथिलीन है ना ट्राइनाइट्राएमीन। ध्यान रखना है। आगे चलिए 96 नंबर में क्वेश्चन जो है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक करने में एस सोमनाथन के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी किसने भूमिका निभाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन कुमार। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो मोहन कुमार हो जाएगा इसका सही आंसर। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? जो सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उसको प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। करा के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है बी, मतलब ऋतुराज अवस्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पादन है और जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है? ये जो है आपको हो जाएगा बिहार। कौन सा? बिहार। तो दोस्तों ये आज अपने 100 क्वेश्चन देखें, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो आप इसको देखेंगे। अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी। धन्यवाद।